हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस संविधान लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो आया था जिसमें हमने मध्य प्रदेश पुलिस 2017 में आए हुए प्रश्नों को हल किया था, संविधान के प्रश्नों को हल किया था और उसका लेवल देखा था, है ना। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्हों को करेंगे, कुछ अनुच्छेद देखने वाले हैं हम और कुछ अनुसूचियां देखने वाले हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे करके हम संविधान को समझेंगे और यदि इससे रिलेटेड कोई भी हमारा प्रश्न आता है संविधान का एग्जाम में तो उसको हम आसानी से कर सके, इस प्रकार से हम इस लेक्चर सीरीज में इसको सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में उसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे जिससे हमारा पूरा की पूरा टॉपिक हमारे दिमाग में एकदम छप जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव जो भी रहेंगे उसके आंसर आप खुद करोगे, जैसे हम हमारे करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में करते हैं उसी प्रकार का ये भी वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और ये आपके तैयारी के स्तर को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है ना। सभी वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए तो विशेष सीरीज चलाई जा रही है, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसका पहला वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसका पहला वीडियो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आप, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। तो देखो, सबसे पहला है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एग्जाम में पूछा जाता है, तो 3:2 तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब लंबाई 3 और चौड़ाई 2, है ना। इसी के गुणनफल में लंबाई चौड़ाई आपको मिलेगी। निर्माता कौन था तिरंगे का, तो निर्माता आपको याद रखना है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ये हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माता थे और हमने इसको अपनाया कब था, तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। देखो, इसको याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल है कि हम आज़ाद होने वाले थे 15 अगस्त 1947 को, तो हमें कुछ झंडा फहराने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, इसलिए हमने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया और 15 अगस्त 1947 को उसको फहराया था, ठीक है। झंडे का गीत कौन सा है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा झंडा गीत है ना। इतनी सब बातें थी राष्ट्र ध्वज के बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और यह लिया कहां से गया, तो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है। इस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और यह किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद से यह लिया गया है सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय चिन्ह हमने कब अपनाया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमने अपनाया था राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह था, ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है राष्ट्रीय चिन्ह। इसमें शेरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है शेरों की संख्या, ठीक है। राष्ट्रीय गान की यदि बात करें तो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इसका प्रकाशन हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में। किसमें प्रकाशन हुआ था, तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में, है ना। 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन राष्ट्रगान है हमारा। और 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। कितने सेकंड में, 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। और इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था 1911 में, ठीक है। और इसको कब अपनाया, तो गाने वाली चीजें दोनों ही, गान हो चाहे गीत हो, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है ना। तो ये था हमारा राष्ट्रीय गान के बारे में, ठीक है। एक बार रिवीजन, राष्ट्र ध्वज तिरंगा, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, निर्माता पिंगली वेंकैया, अपनाया कब था, 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त को आपको फहराना था इसलिए। झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। राष्ट्र चिन्ह है अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस पर लिखा हुआ सत्यमेव जयते, यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अपनाया कब था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में प्रकाशित हुआ था और सर्वप्रथम इसको गाया गया था 1911 कोलकाता अधिवेशन में, है ना। और कब अपनाया, तो गाने वाली चीजें यदि आपसे पूछे तो 24 जनवरी 1950 को गाने वाली चीजें अपनाई गई है। और राष्ट्रगान का जो समय होता है वो 52 सेकेंड होता है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले चिन्ह की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राष्ट्रगीत।
तो राष्ट्रगीत के बारे में बताता हूँ। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया था। सर्वप्रथम गाया कब गया, तो सर्वप्रथम यह गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। प्रथम गायक थे गाने वाले पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, और इसको अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, कोलकाता अधिवेशन एक फिक्स हो गया, और 24 जनवरी 1950 गाने वाली चीज़ें दोनों ही इसमें सेम रहेंगी। कोलकाता अधिवेशन सेम रहेगा और 24 जनवरी 1950 सेम रहेगा। 65 सेकंड में गाया जाता है ये। ठीक है, संसद का अधिवेशन जो है वह प्रारंभ होता है जनगण मन से, और जो समापन होता है वह वंदे मातरम से इसका समापन किया जाता है। ठीक है ना, संसद का जो अधिवेशन सत्र होते हैं उनका प्रारंभ जनगण मन से करते हैं और समापन वंदे मातरम से किया जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पुष्प कौन है, कमल। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का, और राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा डॉल्फिन। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत अपनाया कब गया था, 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पुष्प है कमल का। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। और राष्ट्रगीत की बात करें, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, 65 सेकंड में गाना होता है। सर्वप्रथम गाया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। प्रथम गायक होता है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, और अपनाया कब गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है संविधान। तो संविधान के मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी, याद रखना है आपको। 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, आर्टिकल थे 395। इसके पार्ट है 22 और अनुसूचियां इसकी है 8। ठीक है, और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां है, 25 भाग है टोटल, और 470 अनुच्छेद है। तो इसमें से 12 अनुसूचियों में से 6 अनुसूची याद करने की ये ट्रिक है हमारे पास, और बाकी की 6 हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स से आपको याद रखना है, 6 अनुसूचियां याद हो जाएगी। एस मतलब है राज्य एवं संघ। पी मतलब होता है पेमेंट, पेमेंट मतलब वेतन एवं भत्ते। ओ मतलब होती है ओथ, ओथ मतलब है शपथ। आर मतलब राज्यसभा सीटों का बंटवारा। टी मतलब जनजाति क्षेत्रों को प्रशासित करने संबंधी प्रावधान, और एस मतलब एटीएम का स्क्वायर। ए मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना, इसको प्रशासित करने संबंधी प्रावधान हमारी 6वीं अनुसूची में। पहली अनुसूची एस, एस मतलब राज्य एवं संघ। दूसरी अनुसूची पी, पी मतलब पेमेंट, पेमेंट मतलब वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची ओ मतलब ओथ, ओथ मतलब शपथ। आर मतलब राज्यसभा सीटों का बंटवारा, जो कि चौथी अनुसूची है। टी मतलब ट्राइब, ट्राइब मतलब जनजाति क्षेत्रों को प्रशासित करने संबंधी प्रावधान है टी में। और 6वीं जो अनुसूची है वो है एस, एस मतलब स्टेट, स्टेट कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसको प्रशासित करने संबंधी प्रावधान है हमारे पास। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हमारे अनुच्छेद की तरफ। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले हम भाग पढ़ेंगे। तो 25 भाग जो टोटल हमें पढ़ने हैं, उसमें से पहला भाग जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र को दिखाता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र हमारा भाग 1 है। अनुच्छेद हमारे पास टोटल 470। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, लेकिन आपको 51 अनुच्छेद तक आपको याद होने चाहिए। तो आने वाले वीडियो में जो जो अनुच्छेद जिस भी दिन कवर होंगे, तो उनको उसी टाइम आपको याद करना है। ठीक है ना, यदि इसको बात के लिए छोड़ेंगे ना, तो कभी जीवन में याद नहीं होने वाले। आप अकेले से करके देखना, इसको कभी याद नहीं होते ही है ना। मेरे साथ यदि याद करते चलोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, और यदि एग्जाम में संविधान का क्वेश्चन आएगा तो आपको आपके चेहरे पर खुशी ही अलग होंगी वो, क्योंकि आपको आता होगा वो क्वेश्चन। ठीक है ना, भाग 1 की बात कर रहे, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। इसमें आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है। ये जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, इसमें 4 अनुच्छेद रहते हैं, 1 से 4 तक। तो आपको 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण याद रखना है। अनुच्छेद 1 याद रखना, जिसमें बोला है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, है ना। कौन सी विशेष बात लिखी है, कोई नहीं, क्योंकि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, नॉर्मली बात आप सबको भी पता है ये। अनुच्छेद 2 क्या होता है, तो भारत की संसद को विधि द्वारा नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है। कानून के द्वारा जो हमारी संसद है वो नए राज्य बना सकती है। जैसे तेलंगाना जो राज्य बनाया गया था 2014 में, तो वह अनुच्छेद 2 के तहत ही बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण करना, चाहे वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में चाहे नाम में परिवर्तन करना हो, तो वह संसद विधि द्वारा, कानून के द्वारा कर सकती है ना। नाम में अभी बहुत सारे नामों में परिवर्तन हो रहा है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, तो यह अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है, ठीक है ना। तो यह हमारे 3 अनुच्छेद थे, यह है भाग 1 से संबंधित है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह का अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, भारत की संसद को विधि द्वारा नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला भाग है हमारे पास, तो भाग 2 है हमारे पास नागरिकता। ये भाग भी आपको याद रखना होता है कि नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में है नागरिकता। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 5 से 11 अनुच्छेद में है नागरिकता। और एकल नागरिकता हमारे देश में, तो ये कहाँ से लाए थे हम, ब्रिटिश संविधान से लेकर आए थे एकल नागरिकता। ये भी याद रखना है आपको, संविधान की कौन सी बातें कौन से स्रोत से लेके आए, मतलब कहाँ से लेके आए थे हम, है ना। अनुच्छेद में आपको नागरिकता के लिए 3 मुख्य अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ है, तो संविधान जब बना था उस समय नागरिकता की क्या क्या शर्तें थे, यह बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 10 में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का उल्लेख है इसमें। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये बात आपको याद रखना है। नागरिकता पाने के तरीके इसमें बताए गए, तो जन्म से नागरिकता पा सकते हैं, वंश से नागरिकता पा सकते हैं, पंजीकरण करवा के नागरिकता पा सकते हैं, देशीकरण से नागरिकता पा सकते हैं, या अधिग्रहित क्षेत्र से नागरिकता पा सकते हैं। अधिग्रहित क्षेत्र मतलब मान लो किसी देश के कुछ हिस्से को हमने जीत लिया, तो वह हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, तो वहां पर रहने वाले लोगों को हम हमारे देश की नागरिकता दे सकेंगे, ठीक है ना। और अनुच्छेद 11 क्या बोलता है कि नागरिकता को वापस लेने का क्या तरीका है, तो वापस लेने के लिए या तो आप उसको निष्कासित कर सकते हो, या तो उसकी नागरिकता छीन सकते हो, या उद्घोषणा कर कर नागरिकता वापस ले सकती है संसद, है ना। संसद में यह चीज हो सकती है कि नागरिकता वापस लेने का काम संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा अगला भाग, जो कि है भाग 3, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है नागरिकता से संबंधित। चलिए भाग 3 देख रहे हैं अब है हमारे पास भाग 3, जो कि है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 12 से लेकर 14 लिखा हुआ है, लेकिन ये 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार हम कहाँ से लाए थे, तो अमेरिका के संविधान से लिया था हमने मौलिक अधिकार को। और मौलिक कर्तव्य भी आपको याद रखना है, रूस से लेके आए थे हम मौलिक कर्तव्य, दोनों याद रखना। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार है, और ये 6 की 6 अधिकार ये लिखे हुए हैं। पहले कितने थे, 7 हुआ करते थे, और 7 हुआ करते थे, एक हटा दिया तो 6 बचे। तो कौन सा हटाया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया, जो अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, और अब इसे 300A में रख दिया है। कहां रखा है, 300A में। और विधिक अधिकार बना दिया गया है। 300A कहां पर आएगा, तो भाग 12 में आता है 300A, ठीक है। भाग 12 में आता है हमारा 300A। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, हटाकर 300A भाग 12 में रख दिया और विधिक अधिकार बना दिया। तो बचे हुए 6 अधिकार कौन कौन से, पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। पांचवा है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में आएगा। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से 35 में आता है, ठीक है। 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 14 से 18 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार 29-30 में मिलेगा आपको। 31 था संपत्ति का अधिकार, हटा दिया। 300A भाग 12 विधिक अधिकार बना दिया उसको। और अनुच्छेद 32 से 35 में मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 है उसको याद करेंगे, और अगले वीडियो में हम लगभग 51 तक पहुंचेंगे। तो 51 तक आपको पूरे याद होना चाहिए, कंठस्थ A to Z चीजें। आपसे कोई भी कभी भी कोई सा भी अनुच्छेद पूछे तो आपको याद आ जाना चाहिए डायरेक्ट,
सीधे मुंह पे ही रखना है उसको, है ना। तो 51 तक के तो याद होना चाहिए एकदम कंठस्थ। उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं याद करवाते चलूंगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं आप, समानता का अधिकार हम देखने वाले हैं, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18 में है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या बोला है, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, दो बातें याद रखना है। अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं, कानून के समक्ष समता जो कि यूके से लेके आए हम, और कानून का समान संरक्षण जो कि हम यूएसए से लेके आए। कानून के समक्ष समता मतलब क्या हुआ कि मतलब कानून सबके लिए एक जैसा है ना। यूके से लेके आए हम, कानून सबके लिए एक जैसा। और कानून का समान संरक्षण मतलब जो नियम है वह सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं करना, अनुच्छेद 15। 16 लोक सेवा में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो अनुच्छेद 16 है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत, यह अनुच्छेद 18 में है। लेकिन राज्य शिक्षा में उपाधि मिलती है और सेना में उपाधि मिलती है, इन दोनों को छोड़कर उपाधि कोई भी दूसरा नहीं दे सकता। 14 में क्या है, दो बातें 14 में याद रखना, कानून के समक्ष समता जो कि हम यूके से लेके आए, और कानून का समान संरक्षण जो कि हम यूएसए से लेके आए, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में लिखा है। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है, धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य लोक सेवा में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 में लिखा है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, लेकिन राज्य शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी कोई भी उपाधि नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारे क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं अब। तो आपको कमेंट बॉक्स ओपन कर लेना है, और जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है आपको उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय गान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है तत्वबोधिनी, ऑप्शन सी है अभिज्ञान शाकुंतलम, या ऑप्शन डी है पंचतंत्र। तो राष्ट्रीय गान किस में प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था तत्वबोधिनी में, है ना। तत्वबोधिनी में राष्ट्रीय गान प्रकाशित हुआ था 1912 में, ठीक है। और आनंद मठ में क्या हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी का है आनंद मठ, और 1896 में यह प्रकाशित पहली बार गाया गया था, आनंद मठ में लिखा हुआ है ये, है ना, राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगान तत्वबोधिनी में 1912 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था। आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1957, या ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो यह अपनाया गया था राष्ट्रध्वज। मैंने आपको बताया था कि आज़ादी हुई थी, आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, तो उसको फहराने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो झंडा हमने पहले ही अपना लिया, 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनगण मन सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन ए है मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन बी है मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन सी है कोलकाता अधिवेशन, या ऑप्शन डी है हैदराबाद अधिवेशन। तो मैंने आपको बताया कि जो भी गाने हैं वह हमने कोलकाता अधिवेशन में ही गाए थे पहले, है ना। कोलकाता अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, मूल संविधान में कितने भाग थे। कमेंट कीजिए इसका। ऑप्शन ए है 20 भाग, ऑप्शन बी है 22 भाग, ऑप्शन सी है 25 भाग, या ऑप्शन डी है 28 भाग। तो मूल संविधान पूछा इसने, ध्यान रखना है, मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे मूल संविधान में, और वर्तमान पूछता तो 25 भाग है अभी वर्तमान संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से संबंधित सूची निम्न में से कौन सी है। राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से संबंधित सूची पूछिए। हमारे पास सूचियों की संख्या है 12, 12 में से कौन सी सूची है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से संबंधित, आपको बताना है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पहली अनुसूची राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। भाग 1 राज्यों एवं संघ से संबंधित है, तो भाग 2 आपको बताना है किससे संबंधित है, राज्यों एवं संघ से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। कमेंट कीजिए इसका आंसर।
ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा या ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात की है। मौलिक अधिकार हमने लिए है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और यदि मौलिक कर्तव्य लिखता तो रूस से हम लेके आए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार लेके आए हम यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ठीक है, कमेंट कीजिए इसका। ऑप्शन ए है 14 से 18, बी है 19 से 22, ऑप्शन सी है 23 से 24 या ऑप्शन डी है 25 से 28। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में आता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अस्पष्टता का अंत 17 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो अस्पष्टता का अंत, इसका करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 17, है ना। अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17 में है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, नागरिकता पाने संबंधी प्रावधान किस अधिनियम में लिखित है? ऑप्शन है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1950, ऑप्शन बी है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1952, ऑप्शन सी है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1953 या ऑप्शन डी है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो इसका जब आंसर करोगे आप तो पूरा करना है आपको, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ABCD करके नहीं करेंगे, पूरा आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का प्रश्न आपके लिए, कमेंट करके आपको जवाब देना है। निम्न में से कौन एक नागरिकता पाने की शर्त नहीं है? है ना। ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है वंश, ऑप्शन सी है देशीकरण या ऑप्शन डी है संपत्ति अधिग्रहण। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो ये था आपका संविधान से संबंधित दूसरा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, और यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है, रन स्टडी पे आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।